हर्षित, मुझे सारी डेफिनेशन के पॉइंट सुना दो, कौन कौन से दो के एक में एक्ट है, दो में एनिमल है। जल्दी बताइए। माइक ऑन करो और बताओ। आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो। हाँ, बताओ। टू के मतलब डेफिनेशन बतानी है या फिर लाइक नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ हेडिंग हेडिंग बतानी। बेरेक मत खोलना। टू के वन में एक्ट है, हम्म। देन एनिमल, देन चाइल्ड, फोर्थ हम्म। में काउंटरफिट। वो खोल। कैमरा ऑन कर। कर रहा हूँ। हम्म। याद है या नहीं है ये बता दो पहले। आधा याद है, आधा आधा चलो कुछ। सुनाओ। काउंटरफिट कोट, हम्म। एबीसी, डेथ, हम्म। ठीक है, मत सुनो। प्रियंका मैम, प्रिया मैम, सॉरी। प्रिया मैम आप सुनो। मैम। हम्म। हाँ मैम। सबसे पहले एनिमल, एक्ट एनिमल, देन हम्म। चाइल्ड, देन काउंटरफेट, देन कोर्ट, डेथ, डिसऑनेस्टली, हम्म। डॉक्यूमेंट, हम्म। ई से नहीं है, एफ से फ्रॉडुलेंटली, हम्म। जी से जेंडर, गुड हम्म। फेथ, गवर्नमेंट, ये एच एच से हार्बर, आई हम्म। से इलीगल, आई से पहले इंजरी है, देन इलीगल और लीगली बाउंड टू डू है। हम्म। आई जे से जज है, हम्म। के से कुछ भी नहीं है, एल से लाइफ है और हम्म। लॉकर लॉज है, हम्म। और एम से मैन, मैन, मंथ, देन मूवेबल प्रॉपर्टी, एन से नंबर है, ओ से ओथ है, देन ऑफेंस है, देन ओमिशन है। देन पी से पर्सन है, देन पब्लिक पर्सन है, फिर पब्लिक सर्वेंट है। पर्सन के बाद पब्लिक। हाँ, पर्सन पब्लिक, फिर देन पब्लिक सर्वेंट है। एम एन ओ पी क्यू, क्यू से कुछ नहीं है, पी क्यू आर से रीजन टू बिलीव है, एस से स्पेशल लॉ है, एस टी से कुछ भी नहीं है, यू से भी नहीं है, वी से है, वी से सबसे पहले वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, देन वेसल है, देन वॉलेंटरली है, देन विल है, विमन है, wrongful gain है, wrongful loss है, एंड वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन विच आर यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दी बीएन। वो का अर्थ इस भूल गया, गेनिंग रॉन्गफुली और गेनिंग लूजफुली। मैम बताया था इससे पहले मैंने, विल, विमन, रॉन्ग, अच्छा हाँ, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। यस मैम। ठीक है, प्रियंका मैम माइक ऑन करिए बस। बताइए जल्दी जल्दी। यही रिपीट करना है मैम सब? हाँ, रिपीट करो। ओके। कैमरा ऑन कर लो एक बार ना, कैमरा ऑन करके बताइए, यदि कर सकते हो तो, कोई परेशानी नहीं। मैम एक्चुअली थोड़ा मेस्डअप हो रहा है तो मैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं। ओके। मतलब बिना बेरेक देख के हाँ, बोलना। ना बैरक बैरक खोला भी नहीं अब तक। ठीक है, सब लोग भी याद रखना एक बार ना। बोलो। टू का फर्स्ट है एक्ट, देन हम्म। एनिमल, टू का टू, देन हम्म। टू का थ्री चाइल्ड, टू का हम्म। फोर काउंटरफिट, टू का फाइव कोर्ट, एंड ए बी हम्म। सी डी, टू का सिक्स डेथ, फिर डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली, हाँ ओके, फिर डॉक्यूमेंट, फिर हम्म। ए बी सी डी ई एफ, एफ से फ्रॉडुलेंटली, देन। जी जेंडर, गुड फेथ, गवर्नमेंट, देन ठीक है। एच से एक ये हार्बर, हाँ। इंजरी, फिर इलीगल एंड लीगली बाउंड टू, डू। हाँ। फिर जज, ठीक है। लाइफ, फिर लॉ, लॉ, लोकल लॉज। ओके, लोकल लॉज, देन मैन, मंथ एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। मैन, मंथ, एक मूवेबल प्रॉपर्टी, 24, 25। ठीक है। फिर 24। एम एन ओ पी, फिर ये नंबर, तुमने बोला मूवेबल प्रॉपर्टी या मैन? हाँ ठीक है, ये नंबर हुआ 22 पे। और नंबर, देन ओ से ओथ, हम्म। ऑफेंस एंड ओमिशन, हम्म। देन पी से पर्सन, फॉर पर्सन, देन पब्लिक, फिर पब्लिक के लिए पब्लिक सर्वेंट, हम्म। रीजन टू बिलीव, देन। स्पेशल लॉ, हम्म। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वेसल,
डन। voluntarily, ठीक है, will woman, डन। wrongful gain, wrongful loss, गुड। then gaining wrongfully and losing wrongfully. और वर्ड हियर इन आफ्टर नॉट डिफाइन। हाँ, okay. डन। सबको याद है? लोकेश, शिखा मैम, विनीता मैम। अब मैं, ठीक है, 2 का 33, साक्षी मैम, 2 का 33। मैम voluntarily. ठीक है, 2 का 24, कोई भी बता दीजिए। लोकेश, ऑफेंस। डन। 2 का 11, कोई भी। हर्षित। 2 का 11, गुड फेथ। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने याद करा था एक 2 का 33 है, 11 24, और क्या याद करा था? ठीक है, बाकी सब आपको, ठीक है, बाकी सब आपको याद हो जाएंगे। आई होप सबको याद होंगे। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए भाई, जिसने हैंड रेज किया वो मैं उससे पूछ सकती हूँ। इसके अलावा कौन है जिसने नहीं किया? अर्चित याद है? अर्चित, यस मैम। दिशांत, मतलब याद है ना? याद है सबको? कोई है ऐसा जिसको याद नहीं है, जिससे जितने भी हमने याद करे? मैम गुड इवनिंग। हाँ जी, सानिया। मैम आज मेरी फर्स्ट क्लास है तो मैं कल याद करके आऊंगी। ठीक है, आपने दोनों क्लास की पुरानी वाली है क्या? मैम मेरी एक कंप्लीट हो गई है, एक मैं रात में कर लूंगी आज। चलो ठीक है, ठीक है। अब कोई भी मुझे बताइए, नैन्सी मैम, Yes, ma'am. काउंटरफेट की डेफिनेशन। Yes, ma'am. When a person have the intention to cause deception as well as the knowledge to practice the deception. Secondly, when a person resemble one thing with the another. And when we come to the explanation one, so it states that it is not necessary that the imitation of the same आपको कंटेंट exact सारी thing. पता है नैन्सी मैम, कंटेंट पता है, लेकिन बेरेक्ट में क्या हाँ ऐसा लिखा हुआ है क्या? थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए ना। मैंने बिल्कुल एक एक लाइन समझाई थी। पहले रिजेंबल वाली वर्ड लिखा हुआ है, फिर इंटेंशन हाँ लिखा है, जी। फिर नॉलेज लिखा है। एक बार याद करके आना, ठीक है ना? गलत है, मतलब Okay. डेफिनेशन आपने बोला, हम्म डेफिनेशन कंटेंट सही है, लेकिन डेफिनेशन ऐसे लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, ठीक है? Okay, so serial wise, first one thing जैसा resemble to लिखा हुआ है another. वैसे Then, लिखो ना, जैसे जैसा लिखा है जी, वैसे लिखो। आपने एकदम से बोला नॉलेज टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, क्या वहां पे ये लिखा हुआ है नॉलेज टू प्रैक्टिस डिसेप्शन? ये लिखा है नॉलेज एंड no, डिसेप्शन देयर बाय विल बी प्रैक्टिस्ड। कल समझाया था मैंने कि जो आपका इंटेंशन है वो तो उसमें जाएगा प्रेजेंट टेंस में, और जो आपका नॉलेज जाएगा वो जाएगा फ्यूचर टेंस में। future tense. डन। Okay, सुनंदा got it, मैम, ma'am. सुनंदा मैम यस मैम। सुनाइए काउंटरफिट। मैम counterfeit, a person is said to counterfeit who causes one thing to resemble करेंगे another, intending by resemblance to practice deception, and knowing likely that की जो deception है will be practiced. डन। एक्सप्लेनेशन नंबर 1। मैम explanation मैम उस नथिंग की मतलब आपने पढ़ा नहीं है। देखो याद करके नहीं आए ना आपको पता है ये सारा चीजें जो आप बोल रहे हो वो सारी कल वाली बातें हैं, लेकिन आपने बेरेक्ट नहीं पढ़ा अभी ना। और मैम पढ़ा है वैसे। नहीं लिखा वहां पे, मैंने कहा था याद करके आना, इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। यस मैम ये वर्ड मुझे पूरा एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा था। इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। हाँ जी। नेक्स्ट। ओके और प्रिज्यूम करेगा, कुड शैल प्रिज्यूम। हाँ जी मैम। बताओ सेकंड एक्सप्लेनेशन। मैम वन पर्सन मतलब आपको यदि समझ में नहीं आया तो कि जो ऊपर की डेफिनेशन है वो एज इट इज डेफिनेशन है, लेकिन दिखता है वहां पर कि डिसेप्शन हुआ है तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि उसको इंटेंशन था डिसेप्शन करने का और उसको नॉलेज थी। सिमिलर जो आपने डेफिनेशन में लिखा है ना वही का वही एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना, अच्छे से याद करना। भी अच्छे से याद नहीं, नैन्सी मैम सुनंदा मैम डन ना? ठीक है, पॉजिटिवली Yes, लेना ma'am. इस चीज को। और बताइए, मैं जिससे भी पूछती हूँ मुझे प्रियमदा मैम डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन।
माइक ऑन करिए और बताइए डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन बताइए। Ma'am, dishonestly means when we do something with an intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to the other. अब मुझे बताओ क्या एग्जाम डेफिनेशन क्लॉज में ऐसे लिखा है व्हेन वी डू, लिखा है क्या व्हेन वी डू? डेफिनेशन क्लॉज में क्या लिखा है? डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन। वी डू क्यों लिखा है ना वहां पे? सबके लिए बोलोगे ना कि मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। यदि देखो आपको बेरेक्ट पढ़ना मतलब बेरेक्ट की लैंग्वेज लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेमन लैंग्वेज में लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सब लोग ध्यान रखना है, मतलब सबको ध्यान रखना है। बाकी सब चीजें हम पढ़ चुके थे। कोई भी बता दीजिए जिसको सेक्शन नंबर 1 याद है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। निकिता मैम आप सुना दीजिए सेक्शन नंबर 1 पूरा Yes, पूरा। ma'am. Short title, extent, and commencement. Subsection 1, it's this act may be called Bharatiya Nyaya Samhita 2023, and second, it shall come into force as state government स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी मैम लोकल लॉज पढ़ रही हूँ ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गेजमेंट बताती है विच इज 1 जुलाई 2024। एंड सबसेक्शन 3, every person shall be liable to punishment under this Samhita and not otherwise for any act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India. And subsection 4, any person liable by any law for the timing in force to be tried for the offence committed beyond India or which is according to the provision of this Samhita dealt with the according with the provision of BNS as if the offence is committed within India. committed beyond India in the same manner if such act has been committed within India. And Right. subsection 5, provision of this Samhita shall also apply for any offence committed by any citizen in India in without and beyond India. Second is any person on any ship and aircraft which is registered in India wherever it may be, or any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource which is located in India. आगे And explanation में जो offence है outside India commit हुआ है तो उसको ऐसे ही समझा जाएगा। ऑफेंस तब लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, इफ कमिटेड इंडिया लिखा है ना वहाँ पे। एक्सप्लेनेशन में ना द वर्ड ऑफेंस, हाँ तो तुम बोल रही हो ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया है ही नहीं ना। any act committed outside India which if committed in India it would be punishable under the same. ठीक है And it also commit to 208 of BNSS जहाँ पे person found हुआ और offense register हुआ है तो वैसे डील किया जाएगा। And subsection 1 में nothing in Samhita shall affect the provision of punishing mutiny, desertion of officers, soldiers, sailors, airmen in the service of government of India or the provision of special or local law. 1 का 6 है क्या कुछ? 1 का 6 ही तो था ये मैम। ठीक है देन और जिसको भी याद नहीं है देखो खुद को गिल्टी फील होना चाहिए कि हमें नहीं याद है। सेक्शन 1 एक इम्पोर्टेंट सेक्शन था। ठीक है, मैं मानती हूँ कि सबको याद होगा, कल मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया था आपके लिए। ठीक है, चलते हैं एक बार हम देख लेते हैं। आपको जिसको काउंटरफिट की डेफिनेशन याद नहीं हो रही थी, हमने क्या कहा कि मैं कल अच्छे से समझा चुकी हूँ, मैं रिपीट करवा दी थी। व्हेन वन पर्सन कॉजेज रिजेम्बलेंस, ठीक है, वन थिंग टू अनदर थिंग, लिखा है वहां पे एक शब्द क्या था इंपॉर्टेंट, रिजेम्बलेंस। ठीक है, फिर इंटेंडिंग, क्या था इंटेंडिंग, बाय सच रिजेम्बलेंस, बाय सच रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, क्या था यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। और नोइंग, नोइंग क्या था, डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड, इसे क्या कहा गया था, इसे कहा गया था क्या, काउंटरफिट। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन नंबर 1, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इमिटेशन शुड बी एग्जिट। और यदि डिसेप्शन, यदि क्या किया है एक व्यक्ति ने दूसरी चीज से क्या करा है, रिजेंबल कोई चीज बनाई है और डिसेप्शन दिख रहा है सामने, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, मतलब शैल प्रिजम्पशन है कि उस व्यक्ति का इंटेंशन था डिसेप्शन प्रैक्टिस करना और उसको नॉलेज थी कि ऐसे रिजेम्बलेंस से डिसेप्शन प्रैक्टिस हो जाएगा। एक बार बेरेक्ट देख लेते हैं, आ जाइए क्या लिखा हुआ है।
देखिए, अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। ये मैंने पहली लाइन बताई थी। इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और knowing it too likely that deception will be practiced. Imitation should be exact, ऐसा होना जरूरी नहीं है। और when अब इसमें सिमिलर सा जो डेफिनेशन में लिखा है वही का वही उतार दिया कि जब एक व्यक्ति दूसरी चीज से रिजेंबल करता है और दिख रहा है कि रिजेंबल प्रैक्टिस मतलब क्या हो रहा है, डिसेप्शन प्रैक्टिस हो रहा है। अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड इट शैल बी प्रिज्यूम कि व्यक्ति को क्या था, व्यक्ति का इंटेंशन था और व्यक्ति को नॉलेज था कि डिसेप्शन प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। कोर्ट के डेफिनेशन में मैंने आपको चीजें बताई थी। कितनी चीजें बताई थी? 3 चीजें बताई थी कि कोर्ट का मतलब बिल्डिंग नहीं है, कोर्ट का मतलब बिल्डिंग नहीं है, कोर्ट का मतलब जज। और यहाँ पे क्या लिखा था? बॉडी ऑफ जजेस। सबको याद होगा कल वाली डेफिनेशन में, बार बार वापिस इसलिए रिपीट करा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। कोर्ट का मतलब जज और कोर्ट का मतलब यहाँ पे जज और बॉडी ऑफ जजेस हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ। ठीक है, एम्पावर्ड बाय लॉ। सिमिलर नीचे लिखा हुआ है एम्पावर्ड बाय लॉ और ऊपर एक जज है तो वहां पे लिखा है टू एक्ट जुडिशियली अलोन। क्या लिखा हुआ है? टू एक्ट जुडिशियली अलोन। और यहाँ पे क्या लिखा है? टू एक्ट एज अ बॉडी ऑफ जजेस। ठीक है, टू एक्ट एज अ बॉडी ऑफ जजेस या टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी ऑफ जजेस। फिर यहाँ पे तो क्या दे रखा है? यहाँ पे अथॉरिटी दे रखी है, अपॉइंटमेंट दे रखा है इन लोगों ने। फिर क्या लिखा कि व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस एक्टिंग जुडिशली, यहाँ पे काम करने के लिए बोला है। ठीक है, आ जाइए। नहीं याद हुई होगी आपको डेफिनेशन, कल वैसे याद करके आनी चाहिए थी। देखिए, कोर्ट मीन्स जज, एक इंसान के लिए बोला है जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन। दूसरे में बॉडी ऑफ जजेस हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी ऑफ जजेस, एज अ बॉडी। ठीक है, एज अ बॉडी। ठीक है, फिर व्हेन सच जज, मतलब आप किसके लिए बोला कि व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस एक्टिंग जुडिशियल। ये क्या है? कोर्ट की डेफिनेशन। ठीक है, तो मैं मानती हूँ समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम डेफिनेशन जो पढ़ेंगे वो डेफिनेशन कल मैंने बता दी थी आपको, डेथ की, डिसऑनेस्टली की। ठीक है, डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है? व्हेन इंटेंशन है, इंटेंशन टू कॉजिंग wrongful gain to one person और wrongful loss to another person। wrongful gain wrongful loss हम सीरियल नंबर से पढ़ेंगे, वैसे मैं पढ़ा सकती हूँ पहले, लेकिन ठीक है आप सीरियल नंबर से पढ़ेंगे हम wrongful gain wrongful loss। आ जाइए डॉक्यूमेंट। देखिए, आपको याद करना है ईडीएस। क्या याद करना है डॉक्यूमेंट से पहले? ईडीएस, ईडीएस। ठीक है, तो क्या लिखा है? एनी मैटर। डॉक्यूमेंट का मतलब आप समझो कि डॉक्यूमेंट का मतलब कुछ भी है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, निशान बना हुआ है। जैसे मान लीजिए पेड़ पर लिखा है मोहन लव सोहन, या मोहन लव, जो भी लड़की का नाम याद नहीं आता, मोहन लव मोहिका, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है, एक कागज है, एक कैरिकेचर है। तो ये सब क्या है? चीज है, ये सब डॉक्यूमेंट है। क्या है? डॉक्यूमेंट। तो एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, क्या लिखा है? एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब्ड। एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड, याद रहेगा। अपॉन एनी सब्सटेंस, एस का मतलब है सब्सटेंस, मतलब किसी भी तत्व पर। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। क्योंकि क्या होता है ना, बचपन में हम सोचते थे यार एक शब्द बता दो फिर हम अच्छे से लिख लेंगे बाकी का आंसर। एक शब्द बता दो, जैसे मेरे साथ कैसा होता है, याद तो करो कि था क्या, उस पर लिखा हुआ क्या था। तो इसका ये है ईडीएस, एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड। एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब
अपॉन एनी सब्सटेंस। तो यहां तक आपको याद हो गया। किस किस तरीके से लिखा हुआ है? लेटर, फिगर, मार्क्स, लेटर, फिगर, मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। क्या लिखा है? या तो लेटर के थ्रू लिखा हुआ है, या फिगर के थ्रू लिखा हुआ है, या मार्क्स के थ्रू, उसमें कुछ मार्क बना हुआ है, या इनमें से कोई भी एक, मतलब इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन है, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। ठीक है, ये डेफिनेशन यहाँ खत्म होती है। फिर इन्होंने कहा कि इसके अंदर क्या चीज इंक्लूडेड है? एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। ये नई चीज ऐड हुई है नई चीज ऐड। इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। फिर इंटेंडेड टू बी यूज्ड, मतलब जिसका इंटेंशन है, और विच मे बी यूज्ड। जैसे मैं और मान लीजिए सुनंदा मैम और मैं हूँ, कुछ लिख रहे हैं और हमारा इंटेंशन है कि एविडेंस में यूज किया जाएगा। तो पहले तो हमारा इंटेंशन है, और इवन दो मान लीजिए सेकंड सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं, हमारा इंटेंशन है नहीं, लेकिन वो चीज ऐसे बन चुकी है जो एविडेंस में यूज की जा सकती है। पहले तो दोनों इंसान मिलकर सोच रहे हैं। देखो क्या लिखा है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड। पहले किसी का इंटेंशन है उसको यूज करने का, दूसरे में कोई सोच नहीं रहा है लेकिन लिखा हुआ है, और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। याद नहीं हुआ होगा, वापस याद करते हैं, जितना मैं ट्राई करती हूँ लिखने का, मुझे भी कम याद हुआ है। एनी मैटर, क्या याद करा था हमने? एनी मैटर। फिर एक्सप्रेस्ड, याद करा ई, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब। फिर हमने क्या याद करा? एस अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ। क्या था मीन्स? 4 तरीके के हैं। कितने तरीके के हैं? एक भी शब्द नहीं होना चाहिए आपकी डेफिनेशन। यदि आप अच्छे से याद करो तो आपकी डेफिनेशन में इज एम आर चेंज हो सकता है, थोड़ा सा पास्ट प्रेजेंट टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन ये शब्द जो कंटेंट है वो डेफिनेशन से नहीं हटने चाहिए। बाय द मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, marks or any of those means. Any of those means. फिर which intended to be used, कुछ रह गया बीच and, ये 5 चीजें भूल गए ना, 5 चीजें। and includes, क्योंकि पुरानी डेफिनेशन में नहीं था तो माइंड में नहीं आया। and includes इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। डिजिटल रिकॉर्ड। फिर क्या बोला मैंने आपको? विच इंटेंडेड टू बी यूज, मतलब दोनों व्यक्तियों इंटेंशन है। मान लीजिए 2 पार्टी है तो उनका इंटेंशन है, विच इंटेंडेड टू बी यूज। और बाहर में जाए इंटेंशन, तुम्हारा इंटेंशन में नहीं है, लेकिन विच मे बी यूज्ड, विच मे बी यूज्ड एज अ एविडेंस ऑफ दैट मैटर। अब आपको एक चीज बताती हूँ, एविडेंस में भी दिखेगी आपको सेम टू सेम डेफिनेशन, लेकिन नीचे का कंटेंट चेंज है। ये जो बी है इसमें एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर लिखा है, तो वहां पे लिखा है रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर। ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे जो बीएनएस है ना, वहां पे एविडेंस के बारे में लिखा हुआ है, वहां पे एविडेंस में रिकॉर्डिंग के बारे में लिखा हुआ है, एज अ एविडेंस ऑफ दैट। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, नहीं समझ में आए तो माइक ऑन करके वापस याद कर रही हूँ, लिख नहीं रही लेकिन याद करो कि any matter which expressed or described upon any substance by the means of letter, figure, marks or any of those means। 5वीं चीज भी है इसके अंदर, including electronic and digital record which intended to be used or which may be used as a evidence of that matter। ठीक है, ये हुई documented definition। एक्सप्लेनेशन नंबर 1। अब ये इममटेरियल है। इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने? मैम एविडेंस एक्ट में और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? लास्ट लाइन का डिफरेंस है। आप देखते हैं वहां पे लिखा फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। सिमिलर सी डेफिनेशन है, मतलब आप डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हो और वो भी लिख सकते हो। एविडेंस एक्ट की भी, मतलब आपके पास में एविडेंस एक्ट की भी आ जाए और आप लिख सकते हो बीएनएस की भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों में छोटा सा डिफरेंस आप देखोगे तो वहां पे लिखा फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। कैसे याद करोगे? ये भी एक रहता है कि मैम दोनों में अलग अलग डेफिनेशन कैसे याद करें। आप याद कर लो कि बीएनएस में एविडेंस की बात की गई है और एविडेंस में रिकॉर्ड की बात की गई है। तो देखिए, इन्होंने बोला हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज अमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस। भाई तुम कागज पे लिखो, तुम पेड़ पे लिखो, तुम बिस्तर पे लिखो, या तुम
खिड़की पे लिखो, गेट पे लिखो, बोतल पे लिखो, या जो भी मुझे मेरे कप पे लिखो, किसी से कोई मतलब नहीं है कि आप किस मीन से लिख रहे हो। इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स, किस मीन से लिख रहे हो। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सब्सटेंस से लिख रहे हो, किस सब्सटेंस पे लिख रहे हो। इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर और मार्क्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स, by what means or upon what substance the letter, figure or marks are formed, or whether evidences is intended for or may be used in a court or not। देखिए ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक सेकेंड रुकिए संदीप सर, कि whether the evidence is intended for, ठीक है, और यूज मतलब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे एविडेंस इंटेंडेड हो या कोर्ट में उसे यूज किया जाना हो या नहीं किया जाना हो, इसे डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में माना जाए। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई डॉक्यूमेंट क्या होता है, कि जो इंटेंशन से प्रिपेयर किया जाए या विदाउट इंटेंशन भी, अब ऐसे लिख सकते हैं इंटेंशन, विदाउट इंटेंशन भी है तो भी वो डॉक्यूमेंट है। हाँ यही पूछा। लिखा है ना यहाँ पे, मैंने पढ़ाया ना आपको, विच मे बी यूज्ड, यहाँ पे लिखा है इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड। फिर इसने एक्सप्लेनेशन नंबर 1 भी लिख दिया कि इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर और मार्क्स आर फॉर्म, और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट और नॉट। ठीक है, समझो कि इनका चाहे इंटेंशन था, ठीक है, तो भी हो सकता है कि कोर्ट में यूज हो या नहीं हो, और विच मे बी यूज्ड इन द कोर्ट और नॉट, तब भी उसे डॉक्यूमेंट ही माना जाए। एक बार हैंड रेज कर दीजिए साहब, समझ में आ गया? हाँ जी मैम। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, ठीक है, एक बार माइक ऑफ करिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस मीन से, किस सब्सटेंस पे लिखा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका इंटेंशन था या उसे यूज किया जाना था कोर्ट में या नहीं, लेकिन उसे डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में कंसीडर किया गया है। अब देखिए, अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिए। क्या दिए हैं? एग्जाम्पल। सब चीजों को इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने सब चीजों को डॉक्यूमेंट बना दिया कि कोई भी राइटिंग लिखी है, कोई भी चेक लिखा है, कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी है, कोई भी मैप और प्लान है। जैसे देखो, ध्यान रखना है, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, विच मे बी यूज्ड। देखो अपन क्योंकि एक्सप्लेनेशन में पढ़ के आ गए कि चाहे उसे एज एन एविडेंस कोर्ट में यूज करना हो या नहीं करना हो सकता है इंटेंडेड टू बी यूज्ड हो, ठीक है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यूज किया जाएगा कोर्ट में या नहीं किया जाएगा, लेकिन उसे डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में माना गया। राइटिंग में जिस किसी में यदि डायरेक्शंस लिखे हैं, इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट है। तो आ जाइए वापस याद करेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कि इट इज इमटेरियल बाय विच फॉर्म, अपॉन विच सब्सटेंस द लेटर, फिगर और मार्क्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, वेदर इट इंटेंडेड टू बी यूज्ड और टू बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट और नॉट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इमटेरियल शब्द लिखा है, इट इज इमटेरियल। अब देखिए, इन्होंने इसमें बात की है मर्केंटाइल यूज की। मर्केंटाइल यूज की आप लोगों को पता होगा, जैसे मान लीजिए कि सेल्फ का चेक होता है, किसी को आइडिया है सेल्फ के चेक में पीछे साइन करते हैं, आगे भी साइन करते हैं और पीछे भी साइन करते हैं, कोई है? वेंकी फील का मतलब पीछे साइन करेंगे। तो इन्होंने बोला कि हो सकता है, जैसे मान लीजिए, समझना कि मेरा नाम पारुल है, लेकिन क्या करती हूँ मैं, मेरे साइन मर्केंटाइल यूज में ऐसे करती हूँ, पारुल जैन। तो इन्होंने कहा कि whatever is expressed by the means, letter, figure or marks as explained by mercantile or other use shall be deemed to be expressed by such letter, figure or marks within this section, although the same may actually not expressed। कैसे? जैसे मान लीजिए, समझ, जैसे और भी चीजें मान लीजिए, जैसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, सेल्फ का चेक होता है, जब हम सेल्फ का चेक, एक तो सेल्फ का चेक होता है, कभी आपने चेक में ये सिंबल देखा है? किसी को पता है? संदीप सर आप जानते हो? यस मैम। नैन्सी मैम, जैसे ये एक प्लेन सा चेक है, ठीक है, ये प्लेन सा चेक है, तो ये चेक, इस पे ये सिंबल बना रहेगा, तो मतलब ये कौन सा चेक है? कोई बताएगा ये कौन सा चेक है? हाँ, ये कैंसिल चेक है मैम। अरे कैंसिल चेक नहीं, बीच में नहीं कैंसिल किया मैंने, साइड में कैंसिल किया है। ये अकाउंट पे ही है, अकाउंट पे ही चेक है। सबको समझना कि यदि आपके चेक में ऐसा सिंबल दिख जाए ना आपको, तो ये अकाउंट पे ही चेक है, मतलब कोई और नहीं बुना सकता, अकाउंट में जाएगा। यदि जैसे लिखा है यहाँ पे पारुल,
यहाँ पे पारुल लिखा है ना, और ये चेक ऐसे साइन है, तो ये केवल पारुल के अकाउंट पे जाएगा। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। क्या यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है क्या? समझ में आया ये चीज? क्या स्पेसिफिकली, मतलब ये सिंबल है, कैसा सिंबल? मर्केंटाइल यूज का। कैसा सिंबल है ये? मर्केंटाइल यूज का। अब समझना दूसरी बात समझिए, एक सिंपल सा चेक है ये। इतनी सारी कंपनीज होती है तो हर बार कंपनी का डायरेक्टर थोड़ी पैसे भुनाने जाएगा। जिस चेक पे लिखा रहता है सेल्फ, कभी आप सेल्फ के चेक पे ये वाला सिंबल नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे ये वाला सिंबल। क्यों? कि कोई भी व्यक्ति जो उसको भुनाने गया है वो क्या समझ, उसको यदि दिया जाएगा तो वो कंसीडर किया जाएगा कि इस व्यक्ति को अपन को पैसे देना। समझ रहे हो? तो ये देखो इन्होंने क्या लिखा कि ये ना डायरेक्शंस बनाए गए हैं। कैसे डायरेक्शन बनाए गए हैं? जो मर्केंटाइल यूज किए जाते हैं, मतलब व्यापार में यूज किए जाते हैं, उनको भी इस सेक्शन के तहत डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए, पढ़ते हैं, समझ में आएगा आपको। देखिए, whatever is expressed, कुछ भी लिखा हो, लेटर फिगर मार्क्स को छोड़ दो, as explained by the mercantile or other uses, लिखा है कि जिसे mercantile uses में explain किया गया हो, shall be deemed to be expressed by such letter, figure or marks within the meaning of this section, although the same may actually be not actually expressed, the same may not be, क्योंकि जैसे मान लीजिए साइन बना है, यहाँ पे हाथ से तुम लिखो भी नहीं अकाउंट पे, तो ये मर्केंटाइल यूज में कंसीडर किया जाता है कि यदि साइन बना है तो ये चेक कौन सा चेक है? अकाउंट पे चेक है। क्या एक्सप्रेसली लिखा हुआ है क्या? कोई भी बताइए। सानिया मैम, खुशबी, एक्सप्रेसली लिखा हुआ है क्या यदि चेक पे निशान? नहीं लिखा हुआ अकाउंट पे। नो मैम। ठीक है, तो भी इन्होंने क्या कहा? ऑल्दो द सेम मे नॉट बी एक्चुअली एक्सप्रेस, उसे क्या समझा जाएगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर, मतलब इस सेक्शन के अंदर लेटर, फिगर और मार्क समझा जाए। ये सिमिलर सा एक बार इलस्ट्रेशन आप लोग देख लीजिएगा। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। इतना टाइम मैं इस डेफिनेशन को दे रही हूँ तो अच्छी एक डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed or described upon any substance, ठीक है, by the means of letter, figure, marks or any of those means, includes electronic or digital record, then includes electronic or digital record which intended to be used, जितनी आप डेफिनेशन को तोड़ोगे उतना ज्यादा याद होगी, which intended to be used or may be used as an evidence of that matter। फिर explanation number 1 कि it is immaterial by what means upon which substance letter, figure, marks are formed, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता whether it may be used in court or not। सेकंड, कि मर्केंटाइल यूज में यदि कोई भी लेटर, फिगर और मार्क्स मर्केंटाइल यूज में यूज किया जाता है, मर्केंटाइल हो गया या अदर यूजेस में यूज किया जाता है, इवन दो इट इज नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, इसे लेटर, फिगर और मार्क्स समझा जाएगा इस डेफिनेशन। प्रियंका मैम है क्लास में? यस मैम। समझ में आ रहा है ना? अब ऐसे थोड़ी परेशान, समझ में आ रहा है धीरे धीरे बेरक कैसे पढ़ना होता है, सबको समझ में आ रहा है ना कि भाई एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्यों इज लिख दिया, क्यों वॉज लिख दिया, क्यों कॉमा लगा दिया, क्यों ये लाइन लिखी है, सब चीजें एक एक चीजें इंपॉर्टेंट रहती है बेरक पढ़ने में। आ जाइए देखते हैं फ्रॉडुलेंट। देखिए डिसऑनेस्टली में क्या लिखा रहता है? इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। फ्रॉडुलेंटली में क्या लिखा रहता है? सिंपल सी बात, कल ही सिखा दिया था मैंने। फ्रॉडुलेंटली में इंटेंशन होता है टू डिफ्रॉड, आपका इंटेंशन है डिफ्रॉड करने का है, सीधी बात है कि मुझे फ्रॉड करना है। देखो समझो, डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली आपने क्या करा? रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर। किसी की अंगूठी उठा के फेंक दी, क्या कर दिया? अंगूठी उठा, तो आपने क्या कर दिया? रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन कर दिया, रॉन्गफुल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, इस शब्द को आप फ्रॉडुलेंटली नहीं कहोगे। क्या नहीं कहोगे? फ्रॉडुलेंटली नहीं कहोगे। फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? फ्रॉड की डेफिनेशन कोई भी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है? कहाँ दे रखी है फ्रॉड की डेफिनेशन? 17 में, सेक्शन 17। सेक्शन 17 में दे रखी है फ्रॉड। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ना, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट दे रखा है। आप कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहे हो जिसका मतलब ऐसी प्रॉमिस कर दिया आपने जिसका आपका परफॉर्म करने का कभी भी उद्देश्य नहीं है, जो फ्रॉडुलेंटली डिक्लेयर किया गया है। ये सब चीजें लिखी है सेक्शन 17 में। तो इन्होंने देखो क्या लिखा, फ्रॉडुलेंटली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड और नॉट अदरवाइज
कभी कंफ्यूज हो गया आज के बाद, डिसऑनेस्टली में फ्रॉड का कंसेप्ट नहीं आता, कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपको। आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली। आ जाइए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। यहां लिखेंगे डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। देखिए, तो सबसे पहले हमने लिख दी डेफिनेशन। आपको और अच्छी अच्छी चीजें बताती हूँ, नोट रखिए। देखिए, एसेंशियल क्या है, जल्दी से बताओ डिसऑनेस्टली का। प्रियंका मैम जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, डिसऑनेस्टली का मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्या है? मैम, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। और इसका एसेंशियल क्या है इंपॉर्टेंट? डिफ्रॉड अदर्स। बताया ना अभी, लिखा है, क्या लिखा हुआ है? एनीथिंग विद द, यहाँ पे इंटेंशन क्या होता है? टू गेन रॉन्ग, टू गिव रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और टू अनदर पर्सन रॉन्गफुल लॉस। और यहाँ पे क्या है? विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड। डन, तो दो हो गए। और कुछ देखते हैं कोई से। मैम, बट ये डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, ये मतलब क्या है? मैं समझ नहीं पाई। मतलब डिफ्रॉड क्या, बट नॉट अदरवाइज। मेन उद्देश्य डिफ्रॉड करना होना चाहिए। अच्छा, मतलब और कोई अदरवाइज, मतलब फिर वो डिसऑनेस्टी का वो आपका फिर फ्रॉडुलेंटली नहीं कहा जाएगा, आपका मेन उद्देश्य डिफ्रॉड करने का होना चाहिए। इसलिए लिखा है कि विद इंटेंशन टू कॉज डिफ्रॉड एंड नॉट अदरवाइज। ठीक है, अब रुको। अब देखिए, मैं एक चीज और बता देती हूँ कि जब भी डिफ्रॉड आता है, क्या आता है आपके शब्द में, आपके मतलब डिफ्रॉड का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करा है, दूसरे को डिसेप्शन प्रैक्टिस किया है। अपने एक शब्द पढ़ के आए थे ऊपर डिसेप्शन काउंटरफिट में, कि डिफ्रॉड के अंदर दो चीजें इंक्लूड रहती, एक तो रहता है डिसेप्शन और एक रहती है सामने वाले को इंजरी हुई है। समझ रहे हो? क्योंकि फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ है? फ्रॉड हुआ है। तो फ्रॉड का इंपॉर्टेंट एसेंशियल, डिफ्रॉड तो है, इंटेंशन टू डिफ्रॉड, तो आप लिखोगे थर्ड कि डिसेप्शन और इंजरी शैल बी एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फ्रॉड। ये जो डिसेप्शन और इंजरी क्या होंगे? एसेंशियल एलिमेंट होंगे फ्रॉड के। लेकिन डिसऑनेस्टली के एसेंशियल एलिमेंट में डिसेप्शन और इंजरी नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। और देखते हैं, देखो बस तीन है, काफी मत सफिशिएंट है। देखो हमने क्या क्या लिखे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली। इससे ज्यादा तो क्या बनाओगे, ज्यादा से ज्यादा सही, मत सफिशिएंट, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली। डेफिनेशन, इंटेंशन टू कॉज wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। फ्रॉडुलेंटली का विद इंटेंशन टू कॉज डिफ्रॉड एंड नॉट अदरवाइज। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट wrongful gain, wrongful loss, और यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट है डिफ्रॉड, मतलब फ्रॉड। तीसरा, यहाँ पे आप लिखोगे डिसीट और इंजरी, मतलब व्यक्ति को डिसीट और इंजरी होती है। डिफ्रॉड को जब हम तोड़ते हैं, डिफ्रॉड की इक्वेशन क्या है? डिसीट और इंजरी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई तत्व नहीं पाया जाता। ये बस, बाकी इतना सफिशिएंट है। तो मैं मानती हूँ समझ में आया होगा। दो डेफिनेशन और आपको डिफरेंस आता है, ये पूछा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन तो 100% बन जाएगा यदि किसी को बनाना होगा कि फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली में अंतर बताइए। और ये आता भी 100% ही है मैम, है ना, मेंस में। पता नहीं, मेंस में तो हर चीज लगती है, लेकिन आपको आना चाहिए। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मतलब आप बेरेक्ट सफिशिएंट नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। बेरेक्ट आना चाहिए, बेरेक्ट आना चाहिए, लेकिन बेरेक्ट सफिशिएंट नहीं है आज के टाइम। आ जाइए नेक्स्ट, जेंडर। इसके अंदर क्या जुड़ गया है? जेंडर का मतलब था ही शी, लेकिन अब ट्रांसजेंडर जुड़ चुका है। तो द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। की जहां भी आपने ही यूज किया है, तो ये डेरिवेटिव कैसे यूज किया? ही का मतलब ऐसा नहीं है कि लड़का है, ऐसा ही का मतलब ऐसा नहीं है कि लड़का है। ही मतलब फीमेल, मेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, ट्रांसजेंडर का ये देख लेना 2 में याद कर लो, रट लो, ये सब पूछे जाते हैं। एक्सप्लेनेशन आजकल मतलब भूल भूल के चले जाते हैं, लेकिन आजकल एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या लिखा है? ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट 2019, जिसके 2 में डिफाइन किया गया ट्रांसजेंडर। कहाँ पे? ट्रांसजेंडर पर्सन
प्रोटेक्शन ऑफ राइट, बस सिंपल याद हो जाएगा आपको, ट्रांसजेंडर पर्सन। फिर आपको याद है उनके राइट को प्रोटेक्ट करना है, एक्ट नंबर 2019, उसके किस में लिखा है, 2 में। ठीक है, अब आ जाइए, ये कौन सी डेफिनेशन है, ये थोड़ी सी 3-4 तरीके की डेफिनेशन होती है। एक होती है पॉजिटिव डेफिनेशन, ठीक है, एक होती है मतलब पॉजिटिव नहीं बोल सकते, अफर्मेटिव डेफिनेशन। एक होती है कौन सी डेफिनेशन, नेगेटिव डेफिनेशन, मतलब नथिंग से स्टार्ट होती है। और एक कौन सी डेफिनेशन होती है, इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन नहीं बता रहा। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है ये जनरल चीज को डिफाइन नहीं कर रहा, ये सिर्फ इंक्लूजन को डिफाइन कर रहा है। कभी कभी आप देखोगे दिस लाइक आप देखोगे जब अपन टीपीए एक्ट की बात करते हैं तो उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है क्या सेक्शन 3 में? Yes, क्या ma'am. लिखा हुआ है निकिता मैम, नैन्सी मैम बताइए, नैन्सी मैम क्या लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी में? क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, लिखा डज नॉट इंक्लूड, या Yes, ma'am. मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है सेक्शन 3 की, स्टैंडिंग टिम्बर प्लांट, मुझे याद नहीं आ रही, मतलब Standing timber, growing crop and grass. ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास। तो वहां पे आप क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है क्या विनीता मैम बताइए, आप खुद ही सोचिए। No, ma'am. इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब हटा रही है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव डेफिनेशन कि स्टैंडिंग टिम्बर, growing crops and grass. The immovable property does not include standing timber, growing crop and grass. तो कोई आप समझ रहे हो, ये कोई डेफिनेशन है स्टैंडिंग इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जनरल क्लॉजेस एक्ट से निकाली जाती है। फिर टीपीए की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो अब मान लीजिए ये कौन सी तरीके की डेफिनेशन दे रखी है, इस तरीके की डेफिनेशन दे रखी है, नथिंग इन दिस, मतलब नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ which is done or believed without due care and attention। कि किसी भी चीज को गुड फेथ नहीं कहा जाएगा, तो नेगेटिव टाइप की डेफिनेशन है। कैसी डेफिनेशन है, नेगेटिव टाइप। और कौन से एक्ट में है गुड फेथ की, जल्दी से बता दीजिए, किसी ने क्लास ली होगी पहले तो मैंने कभी ना कभी बताया होगा। और कौन से एक्ट में लिखी है गुड फेथ की डेफिनेशन? लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में लिखी है, ध्यान रखना किस एक्ट में लिखी है, लिमिटेशन एक्ट में भी लिखी है, सिमिलर डेफिनेशन लिखी हुई है। तो नथिंग इज सेड टू बी done or believed in good faith, nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention। एक बार देख लेना, लिमिटेशन एक्ट में शायद पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक बार देख लेना, ठीक है। तो देखो nothing is said to be done, सिमिलरली डेफिनेशन है, एक बार चेक कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, गुड फेथ की डेफिनेशन वहां भी दे रखी है। तो nothing is said to be done और बिलीव्ड इन गुड फेथ, कि किसी भी चीज को गुड फेथ में डन और बिलीव नहीं कहा जाएगा। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड, ये शब्द याद रख ले, डन और बिलीव, क्योंकि हमको ड्यू केयर और अटेंशन याद होता है, इंटरव्यू में पूछा मुझसे गुड फेथ की डेफिनेशन, बस मैं विच इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन ये याद आ रहा है, लिटरली मैं एक्चुअलिटी बता रही हूँ आपको, डन और बिलीव्ड याद नहीं आ रहा। Nothing is said to be done or believed in good faith unless it is done or believed without due care and attention. Unless में which is, कि nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention। एक बार हैंड रेज करो, याद करो, स्क्रीन दिख रही है, याद करो, बार बार याद करो। अच्छा नथिंग, मैं लिखती जा रही हूँ लेकिन आप माइंड में चीजें कैप्चर करो कि हमने क्या पढ़ा। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ, ये किसी भी चीज को डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ नहीं कहा जाएगा यदि इफ इट इज डन और बिलीव्ड, यदि डन किया गया है, भरोसा किया गया है, विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, ड्यू केयर एंड अटेंशन, ठीक है। नंबर समझ में आ गया होगा। जल्दी से हमने किस किस डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट ईडीएफ याद करा है, फिर हमने डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन को ऊपर याद कर लिया था, फ्रॉडुलेंटली, ये फ्रॉडुलेंटली में इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड एंड नॉट अदरवाइज, फिर हमने याद करा गुड फेथ, मतलब ही जो हम शब्द पढ़ रहे हैं
ही नहीं, ठीक है। जो हमने शब्द याद करा जेंडर, तो जेंडर में जहां भी ही प्रोनाउन यूज किया गया है वहां पे आपको मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर इंक्लूडेड। 2K, सेक्शन 2K, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। गुड फेथ गवर्नमेंट की डेफिनेशन, ठीक है, काम की आपके है नहीं ज्यादा। गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। हार्बर, हार्बर की डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे। हार्बर 52A में, 52A में था क्या, 52A में था, देख लेंगे। हार्बर इंक्लूड्स, अब देखो हार्बर का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, एप्रीहेंशन को इवेड कर रहा है। क्या कर रहा है, एप्रीहेंशन को इवेड कर रहा है। उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप खाना पीना, शेल्टर या कोई भी चीजें दे रहे हो। तो देखो कुछ भी, रहने का, कन्वेंस का दे रहे हो, असिस्ट कर रहे हो उस व्यक्ति को। तो आइए देखिए क्या लिखा है, हार्बर इंक्लूड सप्लाइंग अ पर्सन शेल्टर, घर, खाना, पानी, पैसा, कपड़े, आर्म्स, एमिनिशन, बाकी सब याद रहोगे। सोचो क्या दोगे, कोई आएगा तो घर दोगे, खाना दोगे, पानी दोगे, पैसे दोगे, ठीक है, और कपड़े दोगे, आर्म्स दोगे, एमिनेशन। याद करो, सारे शब्द याद करो कि हार्बर मीन्स सप्लाइंग अ पर्सन होम, शेल्टर, फूड, घर आया, खाना दिया, पानी दिया, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, नहीं देख रही मैं यहाँ पे, आर्म्स, एमिनेशन, और मीन्स ऑफ कन्वेंस, और मीन्स ऑफ कन्वेंस, और द असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स। यहां तक खत्म हुआ, कन्वेंस तक खत्म हुआ। फिर बोल रहे हैं कि और आप असिस्ट कर रहे हो पर्सन को बाय एनी मीन्स वेदर ऑफ द सेम काइंड एज दोज एन्यूमरेटेड इन द क्लॉज, कि जो आप किसी भी तरीके से असिस्ट कर रहे हो जो ऊपर लिखे हुए हैं उस तरीके से, चाहे उनको शेल्टर दे रहे हो, फूड दे रहे हो, ड्रिंक दे रहे हो, मनी दे रहे हो, क्लोथ दे रहे हो, आर्म्स दे रहे हो, एमिनेशन दे रहे हो, कि वो सेम काइंड जो ऊपर लिखे उस तरीके से आप असिस्ट कर रहे हो, या जो इस सेक्शन में लिखे हुए भी नहीं है सेम काइंड के तरीके से, जैसे मान लीजिए कुछ और चीजें दे रहे हो जो यहाँ लिखी हुई नहीं है, आप उससे भी क्या करो, एन्यूमरेटेड इन दिस क्लॉज और नॉट, कि इस क्लॉज में लिखा हुआ है या नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। टू एवेड एप्रीहेंशन, सप्लाइंग अ पर्सन शेल्टर, फूड, ड्रिंक, ठीक है, मनी, क्लोथ, आर्म्स और एमिनेशन, ठीक है, और एनी मीन्स ऑफ कन्वेंस। खत्म हुआ सेंटेंस, यहीं खत्म हुआ, हमें पता है खत्म हो गया। फिर असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स वेदर ऑफ द सेम काइंड एन्यूमरेटेड इन दिस क्लॉज, की सेम काइंड जो इस क्लॉज में एन्यूमरेटेड है, और नॉट टू इवेड एप्रीहेंशन। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। हार्बर की डेफिनेशन समझ में आई? हाँ देखिए, सप्लाइंग आ पर्सन, यहां तक सबको याद है, 1 2 3 4 5, और लास्ट में लिखा है एनी मीन्स ऑफ कन्वेंस, और टू असिस्ट अ पर्सन बाय एनी मीन्स, ठीक है, ऑफ सेम काइंड मतलब सिमिलर काइंड की चीजें, बाय मतलब एडजस्टम जुरिस, इसका ये इंटरप्रिटेशन का क्लॉज है, नोसिसिटर सॉलिस और एडजस्टम जुरिस, ऑफ सेम काइंड मतलब सेम काइंड की चीजें, वेदर एन्यूमरेटेड इन दिस क्लॉज और नॉट, वेदर एन्यूमरेटेड इन दिस क्लॉज और नॉट, टू इवेड एप्रीहेंशन। तो इसे क्या कहते हैं, हार्ट, ठीक है। अब आ जाइए इंजरी, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंजरी का मतलब लग नहीं गई, जैसे मैंने इसको मारा इसके खून निकल गया, तो ये इंजरी नहीं है, केवल यही इंजरी नहीं है। इंजरी में आती है 4 चीजें, इस डेफिनेशन को याद कर लो आज, क्योंकि पीछे जब हम देखेंगे, जितनी बार भी हम पीछे देखेंगे इंजरी में, तो हर जगह अलग अलग तरीके की इंजरी दे रखी है। जहां पे सिंपल इंजरी दे रखी है, तो वहां पे आपको चारों तरीके की इंजरी, डेफिनेशन में शब्द यूज होगा आपको। यदि दे रखा है इंजरी, तो मतलब समझो कि चारों इंजरी की बात की गई है, 4 तरीके की इंजरी। और कहीं कहीं आपको डेफिनेशन में दिखेगा इंजरी ऑफ बॉडी एंड रेपुटेशन, तो मतलब समझो यहाँ पे जो डेफिनेशन में 2 तरीके की इंजरी की बात की। देखिए सिंपल इंजरी किसे कहते हैं, इंजरी का मतलब होता है इंजरी ऑफ बॉडी, माइंड, रेपुटेशन,
और प्रॉपर्टी। मुझे इसका सीरियल नंबर याद नहीं, मैं इसी तरीके से याद करती हूँ कि 3 तो इंसान की तरह रिलेटेड है और एक इंसान की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, क्योंकि इंसान की बॉडी, इंसान की माइंड और इंसान का रेपुटेशन। तो इंजरी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार पूछी जाती है। इंजरी मीन्स क्या कॉज हुआ है, हार्म कॉज हुआ है इलीगली। मान लो कि मैं अगेन गलती से रास्ते से जा रही थी और मेरी गाड़ी से किसी को लग गया, तो अब ऐसा नहीं है कि उसको हो गई इंजरी कॉज, लेकिन लीगल मतलब इस जो हम यहाँ पे बात करेंगे ना इंजरी की, यहाँ पे लीगली इंजरी नहीं, गलती से लगने की बात नहीं, एक्सीडेंट नहीं, मिसफॉर्चून नहीं, हार्म कॉज हुआ है इलीगली। कैसे कॉज हुआ है, इलीगली। तो इंजरी मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी। तो अगेन देखो, मुझे याद था बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी, लेकिन मुझे इलीगल याद नहीं है। आज मैं कम से कम इसको 150 बार पढ़ रही हूँ इस बेयर एक्ट को। कितनी बार पढ़ रही हूँ, 150 भी बहुत कम है, कम बहुत बार पढ़ चुकी, मतलब 10-10 दिन में हम तो 10 बार मार देते थे। लेकिन अब देखिए आईपीसी को पढ़ती हूँ, मतलब ये बीएनएस है लेकिन सिमिलर ही चीज है। तो इंजरी में आपको याद रखना, आज याद रख लो मेरी शक्ल देख के कि मैं भूल गई थी, तो आपको नहीं भूलना है। इंजरी के अंदर हार्म शब्द लिखना है कि हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू पर्सन्स बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। 3 तो इंसान से, मतलब चौथा भी इंसान से रिलेटेड है, लेकिन 3 तो इंसान की बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इलीगल। 2 का 15 रट लो, बहुत पूछी आती है, ये आपके मेंस की डेफिनेशन है। व्हाट इज इलीगल और व्हाट इज लीगली बाउंड टू डू। देखो तो समझो इलीगल की डेफिनेशन में 3 चीजें। कितनी चीजें, 3 चीजें। डेफिनेशन आधी नहीं पढ़नी, पढ़ो क्या क्या होता है। देखो इलीगल की डेफिनेशन इंक्लूड्स 3 चीजें। तो समझिए इलीगल की डेफिनेशन एवरीथिंग, सब चीज इलीगल है जो ऑफेंस है, ऑफेंस इलीगल। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि इलीगल की डेफिनेशन में केवल ऑफेंस आता है, आप सभी को पता है ऑफेंस। फिर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ऑफेंस के बाद में प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रोहिबिटेड बाय लॉ कौन सा है, ये मेले इनसे मेले प्रोहिबिशा है, कोई भी बताइए। सामने कौन दिखता है, दिखा मैं मेले प्रोहिबिशा। समझ, एक बार सब हैंड रेज करो, जिसको नहीं समझ में आया माइक ऑन करके पूछो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ ये कौन सा है, मेले प्रोहिबिशा और विच कैन कॉज ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन। आप समझा देती हूँ, याद नहीं होगा किसी किसी बच्चों को। ऑफेंस जो लिखे हुए हैं भैया ऑफेंस के तौर पे, प्रोहिबिटेड बाय लॉ क्या समझाया था मैंने, गुजरात का एग्जाम्पल दिया था। शराब पीना अपराध नहीं है, शराब पीना इलीगल नहीं है, याद है सबको कि शराब पीना इलीगल नहीं है, लेकिन गुजरात ने प्रोहिबिटेड बाय लॉ कर रखा है तो वहां इलीगल है। एक बार सब हैंड रेज करो इसके लिए, ये क्या है, मेले प्रोहिबिशा। तो ये इवन दो शराब पीना इलीगल नहीं है, आप पी सकते हो, लेकिन प्रोहिबिटेड बाय लॉ आप गुजरात में पियोगे तो गलत, तो इलीगल है। तीसरा विच कैन कॉज ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन। तो जैसे मान लीजिए कि इसको आप याद रख लो, ये सिविल टाइप की चीज है। जैसे मान लीजिए कि मोहन का भाई है, ठीक है, उनका 50-50 प्रपोर्शन है घर केस से, सिविल केस है, दिख रहा है आपको साथ में सिविल केस है, सिविल का केस है, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, उधर मतलब इसका ज्यूरिडिक्शन सिविल केस में जाए। लेकिन मान लीजिए इसका भाई इसका 90% यूज कर रहा है, तो इट इज इलीगल। दिख रहा है, अभी क्या कर सकता है मोहन केस लगा सकता है कि सर क्यों केस लगा, बिकॉज इट अराइजेस ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन। क्या राइज कर रहा है, सिविल एक्शन राइज कर रहा है, ये इलीगल है। ठीक है, तो इलीगल एवरीथिंग इज इलीगल। याद कर लो, रट लो, ये डेफिनेशन भूल जाते हैं, ये डेफिनेशन पीछे इलीगल जितने भी बार शब्द यूज होगा तो पीछे आप इलीगल की डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि क्यों बार बार मैं इंसिस्ट कर रही थी इलीगल डेफिनेशन। इलीगल में मतलब है, इलीगल का मतलब है ऑफेंस विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ।
और which may cause ground of civil action. अच्छा ये देखते हैं. Illegal. The word illegal is applicable to everything which is an offense, which is prohibited by law, or which furnishes ground of civil action. भूल जाते हैं शब्द ground of civil action, furnish. लेकिन आपको तीनों रट लो कि 3 लिखना है तो लिखना है. क्यों भूलना है आपको? जब मैंने बोल दिया कि illegal की definition 3 शब्द आएंगे तो illegal means everything which is an offense, which is prohibited by law, and which furnishes the ground of civil action. और लीगली बाउंड टू डू का मतलब क्या है? लीगली बाउंड टू डू, लीगली बाउंड टू डू मतलब तुम लीगली बाउंड हो, तो इसका मतलब क्या है? यदि तुम भूल गए ना तो इलीगल है, तभी तो लीगली बाउंड टू डू हो. जैसे मान लीजिए कि मुझे टैक्स चुकाना है, इनकम टैक्स, तो पूछा गया कि क्या हुआ लीगली. यदि मैं इसको चुकाने से भूल गई, ओमिट कर दिया मैंने चुकाना, तो ये इलीगल है. तो and a person is said to legally bound to do whatever is illegal him to omit. यदि वो भूल गया तो इलीगल हो जाएगा, तो मतलब he is legally bound to do. याद रहेगी डेफिनेशन, मानती हूँ समझ में आया होगा. देखिए इलीगल, इलीगल मीन्स एवरीथिंग, इलीगल मीन्स एवरीथिंग which is an offense, which is prohibited by law, and which furnishes ground of civil action. Illegal, a person is said to be illegal if he omit. ठीक है, if he omit, if it is illegal भूल जाएगा तो उसके लिए illegal हो जाएगा, तो मतलब वो क्या है? legally bound to do है. ठीक है, तो वापस whatever it is illegal in him to omit, whatever it is illegal in him to omit. ठीक है, अब आइए जज. बहुत अच्छी डेफिनेशन है, अब रट लो. इस डेफिनेशन को समझने से पहले समझिए जज की डेफिनेशन. जज की डेफिनेशन और कोर्ट की डेफिनेशन अलग अलग दे रखी है. आईपीसी में कोर्ट ऑफ जस्टिस लिख रखा था, यहाँ पे क्या लिखा है? कोर्ट लिखा हुआ है. ठीक है, आइए जज की डेफिनेशन. जज का मतलब इन्होंने क्या बोला? देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको. ऊपर लिखा है कोर्ट, नीचे लिखा है जज. कोर्ट की डेफिनेशन अलग है. कोर्ट की डेफिनेशन का मतलब समझो. कोर्ट की डेफिनेशन डाइस है, वो डाइस है ना, जो डाइस है उसको बोला है कोर्ट उन्होंने. लेकिन जज की डेफिनेशन में आएगा व्यक्ति. समझना को ध्यान से सुनना. किसी को भी बीएनएसएस के बारे में पता है? बीएनएसएस में कौन सा, जैसे जो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल केस होते हैं, सबसे पहले कौन सुनता है? कोई भी बताइए. नैन्सी. कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केस किसके पास जाते हैं सबसे पहले? एमआईसी के पास. नैन्सी मैम एक सेकंड. Yes, ma'am. किसके पास जाते हैं? I'm not aware of it. केस है, समझो मर्डर का केस है. ठीक है, तो मर्डर का केस डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में चला जाएगा क्या? ट्राइबल तो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल, ये केस कैसा है? कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है, दिख रहा है आपको. लेकिन ये केस क्या डायरेक्ट किसके पास चला जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगा. कुछ आइडिया है इसके बारे में आपको? Yes, ma'am. It has to follow the hierarchy of the subordinate courts तो first. कहाँ जाएगा केस पहले? कहाँ जाएगा? Judicial magistrate first class. जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और फिर ये क्या करेगा केस को? फिर ये judicial magistrate second class, then गलत है, ये गलत है. ये तो तुमने गलत दिया. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास केस को रेफर करेगा. रेफर करेगा, शब्द है रेफर. कमिट करेगा. कमिट करेगा शब्द है. ये कौन है ये बोल रहा है जो रेफर करेगा? क्या शब्द है? कमिट करेगा. ठीक है शिव, समझो एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो कि ये मैं समझा रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल दिखेगा आपको कि मर्डर का केस इवन तो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है. किसके द्वारा ट्राइबल है? कोर्ट ऑफ सेशन. केस किसके पास जाता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाता है. और ये क्या करता है? कमिट करता है कि सर ये केस कौन है? ये केस आपके द्वारा ट्राइबल है. तो ये कहाँ जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा. तो आप मुझे बताओ क्या ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट मर्डर के केस के लिए जज कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कोई भी? संदीप सर. हाँ मैम. नहीं कहलाएगा. no ma'am, because इनकी तो jurisdiction ही नहीं हुई कि ट्राई करने की. Jurisdiction की बात नहीं है. इसने केस को क्या करा है? जस्ट कमिट करा है. इसने केस का जजमेंट सुनाया है क्या?
डेफिनेटिव जजमेंट्स पास नहीं किया तो इसमें। समझो जो जजमेंट सुना सकता है वो जज है। एक बार सब हैंड रेज कर दो। सम इलस्ट्रेशन से समझ में आया क्या? इसने जस्ट कमिट किया है। किसी को परेशानी थी कि इस इलस्ट्रेशन में हो सकता है कोई ने बीएनएस नहीं पढ़ा हो सकता है ना किसी ने बीएनएसएस नहीं पढ़ा हो, नए जैसे लोकेश राजपुरोहित, लोकेश पटेल, सुनंदा मैम। यस मैम। समझ में आ गया सबको? एक बार सब हैंड रेज कर दो। किसी को नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करो। सबको समझ में आना चाहिए। देखो वापस सुनो कि जो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल केस होते हैं कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन के पास में डायरेक्ट नहीं जाते हैं। कैसे जाते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट कमिट करता है। 193 था, मुझे पता नहीं अभी नया वाला कौन सा है। मैम 232 232 है। ठीक है, याद रखो कि कैसे जाते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट मर्डर के केस के लिए जज नहीं होगा। तो जज कौन होगा? ये जज कौन होगा देखते हैं। देखिए अब इन्होंने इलस्ट्रेशन में नहीं डाला, वो पता नहीं क्यों नहीं डाला। देखिए समझिए कि जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियल डेजिग्नेटेड एज अ जज। कि जज का मतलब वह व्यक्ति है जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एज अ जज एंड इंक्लूड्स अ पर्सन। तो ये कौन सी डेफिनेशन है? ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई। और ये कौन सी डेफिनेशन हो गई? ये इंक्लूसिव डेफिनेशन हो गई। कौन सी डेफिनेशन हो गई? इंक्लूसिव डेफिनेशन। देखिए who is empowered by law to give in any legal proceeding। कि वो क्या है? जज मतलब वह व्यक्ति जो एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो। ठीक है, क्या देने के लिए? आ डेफिनेटिव जजमेंट, निश्चयात्मक जजमेंट। हिंदी मुझे नहीं पता सामने क्या लिखी है, लेकिन निश्चयात्मक। देखो डेफिनेटिव, लास्ट जजमेंट। अब देखिए और a judgment which if not appealed against would be definitive। अब समझिए क्या लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा मैम। सबसे पहले उसने बोला कि जज मतलब किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में who can give a definitive judgment। समझ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे मानो सुप्रीम कोर्ट की कहीं अपील लग सकती है क्या? जल्दी से बताओ कोई भी। कहाँ लगाओगे अपील? लगेगी नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कोई अपील नहीं लगती। वो बात की बात है, प्रेसिडेंट उसमें मत जाना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की अपील नहीं लग सकती है। तो ये क्या कर सकते हैं? दे कैन प्रोनाउंस द डेफिनेटिव, निश्चयात्मक जजमेंट है। कौन सा जजमेंट है? निश्चयात्मक, डेफिनेट। अब दूसरा सुनो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कहाँ लगती है इसकी अपील? कोई भी बताए। हर्षित, कहाँ लगती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अपील? एडीजे सीजेएम के पास रहेगी ना पहले। कोर्ट ऑफ सेशन। कहाँ ली? शब्द कोर्ट ऑफ सेशन में लगती है। सीजेएम भाई हाँ वही है। और नहीं बीएलए, मतलब बिल्कुल बहुत गलत बात है। जो चीज नहीं आती तो नहीं बोलो, ऐसे बोलो नहीं आता। लेकिन समझो यार, कैसे गलत गलत शब्द मत यूज करो। सीजेएम के पास में कभी कभी अपील नहीं लगती है, सुनी जाती है सीजेएम के द्वारा जब कोर्ट ऑफ सेशन उसको एम्पावर कर देता है। लेकिन सीजेएम के पास में कोई अपील नहीं लगती है। समझो, गलत चीजें नहीं बोला। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अपील लगती है कोर्ट ऑफ सेशन में। तो क्या बोला समझो, इसने कहा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि कितने, मान लीजिए लिखा है लिमिटेशन एक्ट में 30 दिन के अंदर अपील लगेगी। कितने दिन के अंदर अपील लगेगी? 30 दिन के। अब क्या बोला, यदि मान लीजिए यहाँ पे पारुल अग्रीड पर्सन है और इसने अपील नहीं लगाई तो क्या होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जजमेंट क्या हो जाएगा? डेफिनेटिव हो जाएगा। हो जाएगा ना? समझ रहे हो? एक बार हैंड रेज करिए सब लोग। क्या लिखा है? सबसे पहले तो हु मे प्रोनाउंस डेफिनेटिव जजमेंट, और दूसरी शब्द देखो कि जिसकी अपील लगाई जा सकती थी लेकिन अपील नहीं लगाई गई। देखिए, और अ जजमेंट इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट, मतलब अपील तो लग सकती थी लेकिन अपील नहीं लगाई। इफ अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव, जिसकी अपील नहीं लगाई गई तब डेफिनेटिव। ये हो जाएगा ना डेफिनेटिव। समझ रहे हो? यहाँ पे यदि 30 दिन के अंदर अपील नहीं लगाई गई तो डेफिनेटिव हो जाएगा इसका जजमेंट। तो ये जज कहलाएगा डेफिनेटिव। इफ नॉट अपील, देखो लिखा है वुड बी डेफिनेटिव, शब्द देखोगे वुड बी डेफिनेटिव, हो जाएगा। ठीक है, इफ अपील नहीं। और देखो अब सुनना ध्यान से। मान लीजिए कि जेएम फर्स्ट क्लास
कोर्ट ऑफ सेशन, जेम फर्स्ट क्लास ने एक जजमेंट प्रोनाउंस किया, अपील लगी मान लो, कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया, क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया, तो भी कौन है, ये जज है, ठीक है, कंफर्म कर दिया तो भी जज है। तो आगे थर्ड लाइन पढ़िए कि इफ कंफर्म्ड बाय सम अथॉरिटी, मतलब अब देखो और भी चीजें देखो इसके अंदर और समझो और समझना, किसकी बात हो सकती है, जैसे हाई कोर्ट, आप सभी को पता है हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस विच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, क्या हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस पास कर सकता है नैन्सी मैम? Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन कोई भी बताइए क्या इसने डेथ सेंटेंस पास करी आदमी को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा क्या? सानिया मैम, इसने पास करी, क्या फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा कि इंसान को डायरेक्ट ही? No, ma'am. नो मैम। नहीं चढ़ा जाएगा, क्यों नहीं चढ़ाया जाएगा? कौन कंफर्मेशन देता है? Ma'am, Supreme Court. अरे नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, मैं गलत बोल रही हूँ। कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ सेंटेंस पास करी, कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ सेंटेंस पास करी तो क्या, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेंटेंस जो सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन कोई सी भी पनिशमेंट पास कर सकता है, डेथ सेंटेंस पास, तो इसने डेथ सेंटेंस पास करी तो नहीं चढ़ाया जाएगा इसको, क्योंकि कौन कंफर्म करता है डेथ सेंटेंस को? हाई हाई कोर्ट। समझ में आया ये एग्जाम्पल? तो यस क्या मैम। लिखा है, इसने बोला कि इवन दो, उसने देखो समझो, जब इसने डेथ सेंटेंस पास करी ना तब के लिए जज नहीं बोला जा रहा है इसको, तब इट्स इफ कंफर्म बाय सच अथॉरिटी, कंफर्म बाय अनदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। तो ये जो इसने पनिशमेंट पास करी, डेथ पनिशमेंट, कब डेफिनेटिव हो जाएगी? जब हाई कोर्ट इसे कंफर्म कर देगा। समझ में आई तीनों डेफिनेशन? एक बार सब हेनरी अब पढ़ेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, इन्होंने तीन तरीके के जज बोले हैं, तीन तरीके के जज बोले। देखिए सबसे पहले who can give definitive judgment? Who is empowered by law to give definitive judgment? तो देखिए judge means who is empowered by law in any legal proceeding, whether civil or criminal, to give a definitive, मतलब who can give a definitive judgment first. और judgment would be definitive if no appealed against. जजमेंट कब डेफिनेटिव हो जाएगा? जब कोई अपील नहीं लगेगी। और a judgment if confirmed by some another authority would be definitive, इसे क्या माना जाएगा? जज माना जाएगा। तो देखिए तीनों लिखेंगे जज, ठीक है, is empowered by law to give in any legal proceeding, ठीक है, whether civil or criminal, ठीक है, give a definitive judgment which is empowered by law to give a definitive judgment, ठीक है। Second, judgment would be definitive, जजमेंट कब हो जाएगा? हिंदी होती है इसकी हो जाएगा। जजमेंट वुड बी डेफिनेटिव इफ नो अपील अगेंस्ट ऑफ अपील अगेंस्ट, यदि कोई अपील नहीं लगाई गई तो क्या हो जाएगा? डेफिनेटिव हो जाएगा। थर्ड, एंड इफ जजमेंट कंफर्म्ड बाय अनदर अथॉरिटी, यदि जजमेंट को कंफर्म कर दिया गया अनदर अथॉरिटी तो डेफिनेटिव हो जाएगा। इस व्यक्ति को क्या कहा गया है? उनको कहा गया है जज। क्या कहा गया? जज कहा गया, ठीक है। और इसके अंदर बॉडी ऑफ जजेस भी इंक्लूडेड है। तो बॉडी ऑफ पर्सन, ये वह सारे बॉडी ऑफ पर्सन जो एम्पावर्ड बाय लॉ है टू गिव सच टाइप ऑफ जजमेंट। इन्होंने क्या कहा? उसे जज कहा है। देखिए और पढ़ लेते हैं। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। बॉडी ऑफ पर्सन याद कर लो, बॉडी ऑफ पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट। ठीक है, ये छोड़ो। लाइफ का मतलब ह्यूमन बीइंग की लाइफ है। लाइफ का मतलब ह्यूमन बीइंग की लाइफ है। लोकल लॉ का मतलब लोकल लॉ, नाम से पता चल रहा है लोकल लॉ मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में लग रहे हैं, लोकल जगह पे। मतलब मान लीजिए हो सकता है कि मेरे घर के सिर्फ मेरी सोसाइटी में लग रहा है टू पर्टिकुलर एरिया ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। मैन का मतलब ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी। 1 साल का बच्चा है, 2 साल का, 1 साल का लड़का, 2 साल का लड़का, 100 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 50 साल का आदमी, सब कौन है? मैन। सब कौन है? मैन। मंथ और ईयर, एक नई चीज जो ऐड हुई है, ग्रेगोरियन कैलेंडर।
जिसको जो भी बोलना है वो बोल देना। मैं तो बोलती हूँ ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये मंथ का मतलब सारा मंथ जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। देखिए कौन सी डेफिनेशन है ये? इंक्लूसिव डेफिनेशन। कौन सी? मूवेबल का मतलब, मूवेबल का मतलब हर चीज मूव होती है वो नहीं है, होती है वो तो होगी, लेकिन इन्होंने कौन सी डेफिनेशन बताई है? इंक्लूसिव डेफिनेशन। ये डेफिनेशन चेंज हुई है। क्या चेंज हुआ है इसमें एक शब्द था कॉर्पोरियल लिखा था, कॉर्पोरियल का गलत बोल रहा हूँ क्या? एक शब्द लिखा हुआ था इसके अंदर कॉर्पोरियल, अब उस कॉर्पोरियल शब्द को हटा दिया गया है। क्या लिखा है इसमें? देखो समझो कि एक तो 3 चीजें होती है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो 3 चीजें होती है, 3 के अलावा कुछ नहीं होती। क्या? एक तो होती है लैंड, जैसे प्लॉट होता है ना हमारा, ठीक है, कि ये हमारा प्लॉट है तो वो क्या है? मूवेबल। थिंग्स अटैच टू लैंड। क्या चीज हुई? क्या चीज बनाते हैं प्लॉट पे? बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब मान लीजिए हमने हमारा घर बनाया तो थिंग्स अटैच टू लैंड। और एनीथिंग विच इज परमानेंट नेम्ड फास्टन टू थिंग्स अटैच टू लैंड। फॉर इट बेनिफिशियल यूज। अब देखो क्या बोला ये थर्ड वाला, जैसे क्या लगा दिया? खिड़कियां दरवाजे। समझो तो बोलोगे मैम ये खिड़कियां दरवाजे तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो क्या बोला है इन्होंने? है तो मूवेबल, लेकिन क्या लिखा? एनीथिंग विच इज परमानेंटली फास्टन। क्या खिड़की दरवाजे घर से अपन अलग करने के लिए लगाते हैं, क्या परमानेंटली लगाते हैं ना? सबको समझ में आया? थर्ड वाला सेंटेंस। एक है बिल्डिंग, सब चीजें नंबर से चल रही है। लैंड के ऊपर क्या? थिंग्स अटैच टू लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, लैंड के ऊपर बिल्डिंग। और बिल्डिंग के अंदर क्या है? हमने कोई चीजें परमानेंटली फास्टन कर दी है ताकि बिल्डिंग का हम बेनिफिशियल यूज कर पाए। तो ये सब चीजें होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड वाला समझ में आ गया? क्या लाइन समझ में आएगी? आप लिखोगे तो समझ में आएगी। एनीथिंग विच इज परमानेंटली फास्टन। जैसे मान लीजिए कि आपने घर में क्या बना रखा है? बोरिंग खुदवा रखी है। क्या खुदवा रखी है? बोरिंग खुदवा रखी है। बोरिंग के ऊपर एक लोहे का क्या लगा दिया? उसके अंदर ढक्कन लगवा दिया। तो आप ये क्या है? ये ढक्कन जो अटैच कर दिया ना, क्या लिखा हुआ है? परमानेंटली फास्टन। हमने इतना टाइट ढक्कन परमानेंटली फास्टन कर रखा है ताकि हम ये जो बिल्डिंग है उसका बेनिफिट मतलब अच्छा यूज ले पाए। तो ये जो ढक्कन तुमने लगाया ना, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इमूवेबल। तो यहाँ पे शब्द है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इन्होंने कहा कि ये सारी 3 प्रॉपर्टी के अलावा सारी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो देखिए 7 बजे खत्म हुआ, मतलब 6:56 पे अभी खत्म, लास्ट है ये और मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। याद रखो सारी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट लैंड, एक्सेप्ट थिंग्स अटैच टू अर्थ, मतलब थिंग्स अटैच टू अर्थ, लैंड अर्थ, और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। ठीक है, लैंड की जगह आप यहाँ पे शब्द लिख दो अर्थ। तो मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ, और परमानेंटली फास्टन एनीथिंग विच इज थिंग्स अटैच टू अर्थ टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। ठीक है, तो इसे कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? मूव 2 का पहले शायद सेक्शन 22 में थी, अभी 2 के 21 में आ चुकी। नंबर का मतलब सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ठीक है, मैं मानती हूँ क्लास समझ में आ गई होगी। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं। परसों की क्लास से ऊपर से देख लेते हैं, क्योंकि मैं भी याद करना चाहती हूँ। देखो यदि आप क्लास को समझना चाहते हो, बीएनएस की क्लास को, तो आपने जो कल पढ़ा, कल के भी कल पढ़ा और कल के भी कल पढ़ा, उसको आज की क्लास के साथ पढ़ लो, तो समझ में आती जाएगी चीजें। ठीक है, आइए 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। ज्यादा अपन को कुछ परेशानी है नहीं, मतलब मैं रोज नहीं करवाऊंगी, लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ। अभी मेरा पढ़ने का मूड है, 6:50 ही तो हो रहे हैं। 358 देखिए जल्दी जल्दी, सब पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको पहले से। क्लास में डेली आओगे तो फायदा है, नहीं तो रिकॉर्डिंग के भरोसे रहोगे तो कोई फायदा नहीं, सीधी बात। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रिकॉर्डिंग देने में। ठीक है, 45 है, 25 दिसंबर है, 1 जुलाई है, सब्सटेंटिव लॉ है,
और बीएनएसएस में प्रोसीजर दे रखा है, 358 सेक्शन है, 20 चैप्टर दे रखे हैं, सारे भारत पे अप्लाई होता है। डिटरेंट में आपको डिटरिंग शब्द याद रखना है, फियर शब्द याद रखना है, ठीक है। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी में आई टू आई, टिट फॉर टैट, टीथ फॉर टीथ, और मेन मोटिव है इन्फ्लिक्ट द सिमिलर अमाउंट ऑफ पेन एंड्योर्ड बाय द अग्रीव्ड पर्सन, मैंने कल बाद में बता दिया था। प्रिवेंटिव का मतलब ऑफेंस होने से पहले ऑफेंस स्टॉप करना है। रिफॉर्मेटिव का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से वो नहीं होता, लेकिन एक्सीडेंटली मिसफॉर्चुनेटली बना देती है उसकी परिस्थितियां, तो ऑफेंडर को रेक्टिफाई करने का मौका मिलना चाहिए। रिहेबिलिटेशन के लिए जेजे एक्ट, जुवेनाइल एक्ट और एक्सपायरेटरी अथॉरिटी पुट द पर्सन इन द आइसोलेशन। क्राइम का मतलब अनलॉफुल एक्ट है, फॉरबिडन पनिश्ड बाय जो भी है, मतलब मशीनरी ऑफ द स्टेट और लॉफुल अथॉरिटी, और जो केवल हार्मफुल नहीं पर्सन के लिए बट की सोसाइटी के लिए, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट कि कोई भी व्यक्ति जब तक ऑफेंस नहीं है, क्राइम नहीं है, जब तक कि लॉ ने नहीं बनाया हो, किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, और नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में 4 तरीके के एलिमेंट्स है। ह्यूमन बीइंग मींस रियल सेक्टेरियस इंजरी हार्म। ह्यूमन बीइंग का मतलब कहीं नहीं लिखा गया बीएनएस में, लेकिन ही शी ये जेंडर वेंडर डिफाइन किया गया है, पर्सन डिफाइन किया गया है, ठीक है। और जो भी पर्सन है, पर्सन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन आते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आते हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। मीन्स रिया कि कोई भी एक्ट जब तक क्रिमिनल नहीं होता तब तक कि वो क्रिमिनल नॉलेज, क्रिमिनल इंटेंशन के बिना नहीं किया गया हो। ये एक्सीडेंट मिसफॉर्च्यून हो सकता है। ये फेमस डिराइव है नोन एक्टस नोन फेसिट्रिया निसिमेंसेट्रिया अलॉन्ग विद गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड, आर वर्सेस हॉलिडे, अपन ने पढ़ लिया था। कोई भी ऐसा एक्ट है जिसमें एक्ट स्टे रिक्वायर्ड नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ऐसे एक्ट जिसमें मेन स्टे रिक्वायर्ड नहीं है, 5 चीजें, सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बायगमी, पब्लिक न्यूसेंस और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस। मेलेन से मेले प्रोहिबिशन, मेलेन से जो अपने आप में ऑफेंस होते हैं, मेले प्रोहिबिशन जिसे स्टैच्यू ऑफ वो बना देता है। आर वर्सेस प्रिंस, आपको पता है कि जस्टिस ब्रैम्बेल ने कहा था कि आप ये जो किडनैपिंग ऑफेंस है ये मेलेन से ऑफेंस है, आपको अनमैरिड गर्ल को भगाने के लिए सजा मिलेगी, ठीक है। इंटेंशन में मेंस्ट्रुआ के बारे में लिखना है। प्रिपरेशन में 4 तरीके, प्रिपरेशन कभी भी पनिशेबल नहीं होता, लेकिन 4 इसके एक्सेप्शन है, वो हमें याद करने हैं। अटेम्प्ट, डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अटेम्प्ट की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, कमीशन हो ही जाएगा, ये सब अपन को पढ़ना नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। सेक्शन 1 आपको सबको याद होना चाहिए। सेक्शन 1 में सबसे पहले बीएनएस लिखा है, दूसरे में लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफाई करेगी, सबसे तीसरे में लिखा है एवरी पर्सन शैल बी लायबल बाय बीएनएस एंड नॉट अदरवाइज, जिसके लिए वो गिल्टी है इन इंडिया, ठीक है। अदरवाइज लाइबल नहीं होगा, बीएनएस के द्वारा लाइबल होगा यदि उसने ऑफेंस कमिट किया विद इन इंडिया। सेकंड में लिखा है एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ इन इंडिया, ठीक है। किस चीज के लिए, जो उसने ऑफेंस किया बियॉन्ड और विदाउट इंडिया। यदि ऑफेंस कमिट करता इन इंडिया तो उसे कैसे पनिशमेंट होता, मतलब आउट कैसे पनिशमेंट मिलता जिसने इन इंडिया ऑफेंस कमिट किया है। 5 सिटीजन ऑफ इंडिया विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। सिटीजन के बाद में उसने क्या लिख रखा है कि कोई भी पर्सन जो शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। 3rd नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन कर रहा है कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया, वहां डिजास्टर मीटिंग, सोल्जर, सेलर, ऑफिसर, सेक्शन 2 सबको याद होगी डेफिनेशन, अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये सब चीजें स्क्रीन आपको याद है। एक्ट का मतलब सीरीज ऑफ एक्ट्स है। एनिमल का मतलब एनिमल अदर देन ह्यूमन बीइंग है। चाइल्ड का मतलब 18 साल से छोटा है। काउंटरफिट में रिजेंबल, डिसेप्शन शब्द याद रखना है आपको, प्रैक्टिस शब्द याद रखना है, और 2 इसकी एक्सप्लेनेशन याद रखनी है। कोर्ट का मतलब कोई भी जज जो ऑथोराइज्ड बाय, मतलब कोई भी जज जो ऑथोराइज्ड बाय लॉ है टू एक्टिंग जुडिशियली अलोन। बॉडी ऑफ जजेस टू एक्टिंग जुडिशियली एज अ बॉडी ऑफ जजेस, ठीक है। और व्हेन ही इज एक्टिंग जुडिशियली, डेथ का मतलब इंसान की डेथ है। डिसऑनेस्टली में 2 शब्द दिख रहे हैं, इंटेंशन टू कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, ठीक है। डॉक्यूमेंट any matter expressed, described upon any substance by the means of 5 शब्द। The letter, figure, marks, any of those means includes electronic or digital records, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड which intended to be used, यहाँ पे प्लीज कोई भी निकिता मैम प्लीज यहाँ पे लिखना intended to be used, ठीक है। प्रिंट निकला हुआ है तो intended to be used or this may be used as a evidence of that matter। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने किस तरीके से लिखा है, चाहे वो कोर्ट में यूज होगा या नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, मर्केंटाइल यूज है तो हम ये मानेंगे कि इस तरीके की इस डेफिनेशन का लेटर, फिगर, मार्क्स है। फ्रॉडुलेंसी का तत्व तब कहा जाता है जब इंटेंशन टू डिफ्रॉड एंड नॉट अदरवाइज। क्या क्या लिखा बोला था मैंने, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, वहां पे रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस होता है, यहाँ पे डिफ्रॉड होता है, वहां पे डिसीट और इंजरी एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। जेंडर का मतलब कौन सा एक्ट याद करवाया था, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 का 2 का के। गुड फेथ मतलब नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ
इफ इट इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। ये शब्द जैसे मैंने बोले आपको याद रहने चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब, हार्बर का मतलब है सप्लाई। क्या सप्लाई कर रहे हो? शेल्टर, खाना, फूड, ड्रिंक, कपड़े, पानी, आर्म्स एमिनेशन, ठीक है, आर्म्स और एमिनेशन। और असिस्ट कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो by whatever means of same kind enumerated in this clause or not, ठीक है। और to evade apprehension, injury, harm illegally caused, body, mind, reputation, property, legally bound to do, he if illegal him to omit to do, ये भूल जाएगा तो omit हो जाएगा, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया। जज की डेफिनेशन, जज की डेफिनेशन कि जज हु कैन पास डेफिनेटिव जजमेंट अकॉर्डिंग टू द, मतलब हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू पास डेफिनेटिव जजमेंट। जजमेंट वुड बी डेफिनेटिव इफ नो अपील अगेंस्ट, और इफ कंफर्म्ड बाय अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। ये शब्द हमने पढ़ा, ठीक है। लाइफ टाइम क्या है? लोकल लॉस, पर्टिकुलर एरिया में लगता है। मैन मतलब सारे इंसान, किसी भी एज का। month, Gregorian calendar, movable property, every property of every description except land, things attached to earth, or anything which is permanently fastened to things attached to earth से movable property का जाता है, ठीक है। डन, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सब चीजें जैसे मैंने बोली आपको याद होनी चाहिए, मन मतलब याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।